नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ कृतिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। अम्बेडकर मौजूदा राजनीति के लिए क्यों हो गए हैं इतने जरूरी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बार फिर चर्चा में है। वजह पिछले दिनों राज्यसभा में दिया गया गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है। इसने विपक्ष को गृह मंत्री और उनकी पार्टी पर हमलावर होने का मौका दे दिया। हालांकि अमित शाह का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यही नहीं, उनके बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर पलटवार किया। अमित शाह ने प्रेस वार्ता की। इसमें भी अंदाजा लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विवाद में कितनी बेचैन है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान। मनु भास्कर, गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न। पेरिस ओलंपिक में 2 ओलंपिक पद जीतने वाली भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सहित 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का ऐलान गुरुवार को कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। मनु और गुकेश के अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा रफियन प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खेल मंत्रालय ने बयान में कहा कि समिति की सिफारिशों और सरकार की जांच के आधार पर खिलाड़ियों, कोच, विश्वविद्यालयों को पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने माना कि अदानी ग्रुप पर लगे आरोप झूठे। चंद्रबाबू नायडू बोले, जब तक सबूत नहीं तब तक कार्रवाई नहीं। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन पर अमेरिका में लगे बेबुनियाद आरोपों को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब तक इस मामले में ठोस सबूत नहीं मिल जाते तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये मामला आंध्र प्रदेश में बिजली आपूर्ति से जुड़ा है, जिसमें तय नियमों के अनुसार अदानी ग्रीन को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में प्रदेश की पिछली सरकार से जुड़ी रिश्वतखोरी के आरोपों पर कार्रवाई की बात कही थी। हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और यूएसएसईसी के आरोप लगाने के तुरंत बाद से ही इसकी चहुं और आलोचना होने लगी थी और जल्द ही स्पष्ट हो गया कि ये आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं। चंदन गुप्ता हत्याकांड में 6 साल बाद एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। 28 दोषी करार तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी हत्या। लखनऊ की विशेष एएनआई कोर्ट ने कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में 6 साल बाद फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 2 को सबूतों के अभाव से बरी कर दिया। बता दें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई थी। घटना को लेकर यूपी में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे। मामले में सलीम नाम के युवक को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं करीब 20 लोगों को नामजद किया गया था। चंदन एक सामाजिक संस्था चलाता था। उसके पिता सुशील गुप्ता कासगंज के एक अस्पताल में कंपाउंडर के रूप में काम करते थे। पाकिस्तान ने संभाली सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की कुर्सी से क्या बदलेगा? पाकिस्तान ने साल 2025 के पहले दिन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर काम शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के मित्रों की महसूस की जाएगी। पाकिस्तान 2 साल तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के तौर पर काम करेगा। 15 सदस्यीय अस्थायी सदस्यों की परिषद में पाकिस्तान 8 बार ये भूमिका निभाएगा। भारत 2021 और 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर काम कर चुका है। सरदार पटेल का बेटा लड़ेगा डरेगा नहीं। भ्रष्टाचार के आरोपों पर आशीष पटेल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने आज अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यूपी के कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और अपनी साली जो अनुप्रिया पटेल की विधायक बहन है पल्लवी पटेल को धरना मास्टर करार दिया। आशीष पटेल ने यह भी दावा किया कि पल्लवी पटेल को कुछ लोग सरकार से ऑपरेट कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने आशीष पटेल मामले में कहा कि अपना दल लंबे संघर्षों से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचा है। 1995 से 2025 तक का सफर हमारी संकल्पबद्धता का प्रमाण है। कोई भी चाहे कि झूठ और फरेब के जरिए अपना दल के नेता
या कार्यकर्ता की मानहानि कर लेगा तो ये भ्रम है। हम समझौता करने वाले नहीं, हमें जवाब देना आता है। अपना दल के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं हम जानते हैं, वो सुन ले कि अगर उन्हें गलतफहमी है कि हम सरकार सामाजिक न्याय की लड़ाई छोड़ देंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब अपना दल पिछड़ों और दलितों के हक को लेकर सवाल करता है तो कुछ लोगों ने पेट दर्द में जरूर होता है। हम न डरेंगे न समझौता करेंगे। संभल की वक्फ संपत्तियों की होगी जांच। जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी की जमीन पर दावे के बाद फैसला। संभल की जामा मस्जिद के करीब बन रही पुलिस चौकी की संपत्ति विवाद उठने के बाद प्रशासन ने शहर की सभी वक्फ संपत्तियों की जांच करने का निर्णय लिया है। इस बीच कागजों की पड़ताल के बाद नगर पालिका की बताई गई है। कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान शहर में हुई हिंसा के बाद सख्ती जारी है। इसके तहत ही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसका नाम सत्यव्रत। कुछ लोगों ने पुलिस चौकी का निर्माण होने वाली भूमि को वक्फ संपत्ति बताते हुए दावा किया था। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई थी। जांच में लोगों की ओर से पेश किए गए सभी दस्तावेज वैध नहीं मिले थे, जिसके चलते बाद में यह सामने आया कि शहर में कई वक्फ संपत्तियां हैं जिनके खुर्द-बुर्द करने की आशंका है। डीएम ने बताया कि वक्फ की दो तरफ की जमीनें होती हैं। मिर्जापुर में सपा कार्यकर्ता की हत्या, धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश में हुई वारदात। मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली के हरना की गली में नए वर्ष की रात युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। बुधवार की रात को हमले के बाद परिजन उपचार के लिए ट्रामा सेंटर लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के हरना की गली में बुधवार की देर रात घर लौटते समय तमक्कों ने 22 वर्षीय युवा सपा नेता प्रियांशु ओझा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के बाद खून से लथपथ प्रियांशु को आनन-फानन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके मौत की पुष्टि कर दी। बताया जा रहा है कि दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला कर प्रियांशु की हत्या की। कई वर्षों से विवाद चल रहा था। वहीं मृतक के पिता सुरेश चंद्र ओझा ने कटरा कोतवाली में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी न्याय की गुहार लगाई। पिता ने बताया कि कुल्हाड़ी से कई बार वार किया गया है। गली में काफी खून बिखरा हुआ है। उधर कटरा कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बांग्लादेशी आतंकियों को प्रवेश देकर बंगाल को अस्थिर करने की साजिश, ममता का बीएसएफ पर बड़ा आरोप। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा बल का बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश सीमा की रक्षा करने वाली बीएसएफ विभिन्न क्षेत्रों में बंगाल में घुसपैठ की अनुमति दे रही है। बांग्लादेशी आतंकी बंगाल में आ रहे हैं, यह केंद्र की नापाक योजना है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक तरीके से बांग्लादेश की स्थिति पर केंद्र की प्रतिक्रिया अधूरी थी। राज्य के भाजपा नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व से पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में जवाब देने के लिए कहना चाहिए। क्या रोहित को बाहर रखने का जोखिम उठाएगा भारत? गिल की वापसी पक्की, टीम संयोजन बना चुनौती। रोहित का खराब फॉर्म इस सीरीज में भारत के लिए चिंता का विषय रही है। पिछली 3 सीरीज में रोहित 15 पारियों में 10.93 के औसत से 164 रन ही बना पाए। इन 3 में 2 सीरीज घरेलू थी। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इस बारे में चुप्पी साध ली थी कि कप्तान रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में खेलेंगे या नहीं। इस कारण चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि क्या भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम टेस्ट में नियमित कप्तान के बिना खेलने उतरेगा। रोहित पिछले कुछ समय से खराब दौर से गुजर रहे हैं और रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गंभीर ने भले ही प्लेइंग 11 को लेकर कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रोहित पर सवाल टाला वो इस बात के संकेत दे रहा है कि टीम प्रबंधन रोहित को बाहर रखने का जोखिम उठा सकता है। किसान नेता डल्लेवाल का अनशन तोड़वाने के लिए नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने अब पंजाब सरकार को डल्लेवाल चिकित्सा सहायता मुहैया कराने और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की समय सीमा 6 जनवरी तक बढ़ा दी है। डल्लेवाल बीती 26 नवंबर से आमरण अनशन पर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा कि पंजाब सरकार के अधिकारी मीडिया में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को तोड़वाने की कोशिशें हो रही हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमने डल्लेवाल का अनशन तोड़वाने का निर्देश नहीं दिया, हम सिर्फ उनके सेहत को लेकर चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अरशद के पिता ने 1 साल पहले बेचा था मकान, काफी खुश थे बाप और बेटे। पुलिस जांच में एक और खुलासा। लखनऊ के होटल में मां और 4 बहनों का कत्ल करने वाले अरशद की कई राज खुलते जा रहे हैं। इस हत्याकांड की वजह जो मकान माना जा रहा है वो 1 साल पहले बेच दिया गया था। अरशद के पिता ने 5 लाख रुपए में मकान का सौदा किया और 2 लाख रुपए एडवांस भी लिए थे। रुपए लेते समय एक वीडियो भी बनाया गया जिसमें बाप बेटे खुश नजर आ रहे थे। बरुद्दीन की 50 गज जमीन खरीदने वाले अलीम ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को जमीन का सौदा हुआ था। उन्होंने बदरुद्दीन को 2 लाख रुपए एडवांस दिए थे। रुपए लेते समय का वीडियो भी बनाया था। पिता पुत्र ने रकम ले ली थी, वो काफी खुश थे। फरवरी में जमीन का बैनामा किया और तो चेक में 5 लाख रुपए अदा किए थे। चिन्मय दास को झटका, बांग्लादेश की अदालत ने फिर किया जमानत से इनकार। वकील बोले हाई कोर्ट जाएंगे। हिंदू पुजारी और पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास को एक और झटका लगा है। बांग्लादेश के चट्टोग्राम की एक अदालत ने गुरुवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि उन पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश का अपमान करते हुए राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। इस मामले में उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। दास की ओर से 11 वकीलों का एक समूह जमानत याचिका लेकर अदालत में उपस्थित हुआ, जबकि दास वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुए। बता दें कि दास को देशद्रोह के एक मामले में 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। वह पहले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े थे। बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण ज्योति संगठन के प्रवक्ता दास की जमानत 26 नवंबर को चट्टोग्राम के 6वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी सारिफुल इस्लाम ने राजद्रोह के मामले में खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। शेयर बाजार में बम्पर उछाल, सेंसेक्स 1500 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 24,200 के पास। शेयर बाजार में साल के दूसरे दिन बम्पर उछाल दिखा। गुरुवार को सेंसेक्स 1,500 अंक से अधिक चढ़ा, तो वहीं निफ्टी भी 24,200 के पार चला गया। इस दौरान बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 6 लाख रुपए बढ़ गया। इससे पहले एशियाई बाजार में गिरावट के बावजूद भारतीय बेंचमार्क सूचकांक साल के दूसरे दिन गुरुवार को मजबूती के साथ कारोबार करते दिखे। अगले हफ्ते कंपनियों के तिमाही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले ऑटो, आईटी और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। सुबह 1:35 पर सेंसेक्स 1,229.42 बढ़त के साथ 79,759.48 के स्तर पर पहुंच गया। दूसरी ओर निफ्टी 342 अंक चढ़कर 24,084.90 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। चेहरे पर थी मंद मंद मुस्कान, बगैर कुछ बोले भी काफी कुछ बोल गए नीतीश कुमार। राजनीति में नेताओं की बॉडी लैंग्वेज का भी एक अलग ही महत्व है। कई बार नेता बगैर एक भी शब्द कहे अपने बॉडी लैंग्वेज से ही अपने विरोधियों की नींद उड़ा देते हैं। मौजूदा राजनीति में अगर बिहार की बात हो तो नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, कहे जा सकते हैं, जो अक्सर अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने विरोधियों को उनकी अगली रणनीति को लेकर सोचने को मजबूर कर देते हैं। गुरुवार को पटना स्थित राजभवन में जब सीएम नीतीश कुमार सूबे के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बधाई देकर लौटे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ने बिना चाहते हुए बहुत कुछ कह डाला। चेहरे पर मंद मुस्कान और हाथ जोड़े कर मीडिया का अभिवादन स्वीकार करते नीतीश कुमार के इस फोटो पर कुछ भी नया नहीं है। वो पहले भी कई बार ऐसे मौके पर बगैर कुछ ही काफी कुछ कह चुके हैं। गुरुवार को जब मीडिया ने नीतीश कुमार से लालू यादव की टिप्पणी को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप लोग भी ना। उनकी इस मुस्कान का मतलब ना तो साफ तौर पर ना था और ना ही था। जीत के साथ नए साल की शुरुआत करने उतरेगा भारत, जाने कब और कहां देख सकेंगे मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-2 से पीछे चल रही भारतीय टीम के पास सीरीज ड्रॉ कराने का अवसर है। दोनों टीम के बीच शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर अंतिम टेस्ट खेला जाएगा। भारत की नजरें नए साल की शुरुआत जीत से करने पर टिकी होगी। भारत अगर ऐसा करने में सफल रहा तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी और ट्रॉफी पर टीम इंडिया का कब्जा बरकरार रहेगा, क्योंकि पिछली बार भारत ने ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी। क्या होंगे बड़े बदलाव? भारत को जब से चौथे टेस्ट में हार मिली है तभी से भारतीय ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी खबरें आ रही है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश नहीं है और इसे लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गंभीर ने कहा कि ड्रेसिंग रूम के अंदर खिलाड़ियों के साथ सार्थक बहस होनी चाहिए और यह बातें वहीं पर सीमित रहनी चाहिए।
सीएम नीतीश कुमार के लिए खुले हैं दरवाजे। लालू प्रसाद के इस बयान से सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहेंगे या महागठबंधन शामिल होंगे, इन दिनों यह सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं। इसी सवाल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है वह चौंकाने वाला है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, वह साथ में आए और काम करें। अगर वह महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। इस बयान ने सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है, साथ ही एनडीए खेमे की बेचैनी भी बढ़ा दी है। दरअसल 1 जनवरी को राजद सुप्रीमो की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जन्मदिन को लेकर आयोजित किए गए समारोह में शामिल हुए थे। इसी दौरान पत्रकारों ने लालू प्रसाद से सीएम नीतीश कुमार को लेकर सवाल किए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता और सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जिस जहरीले कचरे से यूएस जर्मनी तक डरे उसे 40 साल बाद कैसे क्यों हटाया जा रहा है, यानी कितना है खतरा। भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। नए साल यानी 1 जनवरी 2025 को पूरे 40 साल 30 दिन बाद इस केमिकल कचरे को यूनियन कार्बाइड के बंद पड़े फैक्ट्री वाले इलाके से हटाकर नष्ट करने के लिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अमेरिकी कंपनी की कारगुजारियों के बाद छूटे इस कचरे को हटाने के लिए वर्षों तक कोशिशें की गई, लेकिन कागजों पर हुई इस कार्यवाही का जमीन पर कोई असर नहीं दिखा। कई साल की अदालती कार्यवाही के बाद अब आखिरकार केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने आपसी सहयोग से इस जहरीले कचरे को हटाने का काम शुरू किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये जानना जरूरी है कि 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में उस रात आखिर गैस लीक की घटना में पैदा हुआ केमिकल कचरा क्या, यह कितना खतरनाक है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब तक इसे हटाने की क्या कोशिशें हुई और इस काम को अंजाम देने में 40 वर्षों का समय कैसे लग गया। कैसे अमेरिका के बाद एक जर्मन फर्म ने भी इस जहरीले कचरे को हटाने से हाथ पीछे खींच लिए थे। 19 के बाद 2024 सबसे गर्म साल रहा। ठंड के दिन घटे, प्रचंड गर्मी के 41 दिन बढ़े। इन दिनों देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि साल 1901 के बाद साल 2024 भारत के मौसम इतिहास का सबसे गर्म साल रहा। मौसम विभाग के अनुसार साल 2024 में न्यूनतम औसत तापमान में 1901 के बाद से 0.90 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं साल 2024 का औसत तापमान 25.75 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि वार्षिक औसत तापमान से 0.65 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि साल 2024 में औसत अधिकतम तापमान 31.25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.20 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम औसत तापमान 24.24 डिग्री सेल्सियस हाँ, जो कि सामान्य से 0.90 डिग्री सेल्सियस है। साल 2024 में 2016 का रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि 2016 में सतही हवा का औसत तापमान 0.54 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया था, लेकिन 2024 में औसत तापमान उस सीमा को पार कर गया। मौसम विभाग ने कहा कि औसत न्यूनतम तापमान जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सबसे ज्यादा रहा। स्विट्जरलैंड में क्यों लगा बुर्के पर प्रतिबंध? कितनी आबादी होगी प्रभावित? किन देशों में पहले से है पाबंदी? स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध क्यों लगा है? इसके तहत क्या क्या प्रतिबंधित है? इससे स्विट्जरलैंड की कितनी आबादी प्रभावित होगी और पहले से किन किन देशों में पहले से ही इस तरह की पाबंदियां लागू हैं? स्विट्जरलैंड में नए साल पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसी के साथ 1 जनवरी के बाद से अब बुर्के, नकाब या किसी अन्य तरह की चेहरा ढकने की चीज के साथ सार्वजनिक स्थान पर निकलने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक्स का जुर्माना लगाया जा सकता है। स्विट्जरलैंड में कैसे और क्यों लगाया बुर्के पर प्रतिबंध, आइए जानते हैं। स्विट्जरलैंड में 2021 में हुए जनमत संग्रह के सार्वजनिक स्थल पर चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाने के पक्ष में वोटिंग हुई। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के और नकाब पर भी पाबंदी लगाने का फैसला लिया। जनमत संग्रह में 51.21% नागरिकों ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट किया था, जबकि 48.8% लोगों ने इसके विरोध में वोट किया। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड में लोगों को लोकतांत्रिक नियमों के तहत अधिकतर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में जनमत संग्रह में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर पाबंदी से जुड़ा प्रस्ताव दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स
पार्टी के तरफ से लाया गया। इस पार्टी ने प्रस्ताव लाने के साथ ही नारा दिया, कट्टरवाद रोके। एसवीपी के प्रस्ताव में इस्लाम का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया, हालांकि इसे देश में बुर्का बैन से जोड़कर ही पेश किया जाता रहा। इसके तहत सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों के मास्क पहनने पर भी रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि स्विट्जरलैंड की तत्कालीन सरकार ने इस प्रस्ताव पर विरोध किया था। सत्तासीन दल का यह तर्क था कि महिलाएं क्या पहनेगी, इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।